नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल देसाई एग्रीकल्चर एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम जो स्टडी करेंगे मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स्थ सेमेस्टर की एक बहुत ही प्यारी सी और बेहतरीन क्लास आपके लिए। इस वीडियो में हम 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत अच्छे से आप 1 से 2 बार सुनना। एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखते हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। पहला प्रश्न है, नई पत्तियों में पूर्ण अंतःशिरा हरिमाहीनता किस तत्व की कमी का लक्षण है? कंप्लीट इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑन न्यू लीव्स इज द डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ विच न्यूट्रेंट? जो न्यू लीव्स होती हैं उसमें कंप्लीट इंटरवेनल क्लोरोसिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं किस तत्व की कमी के कारण? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीज यानी Mn। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना, मैग्नीज यानी Mn। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा उर्वरता आधार निम्न होगा जब नाइट्रोजन की मात्रा मृदा में होगी। काफी इंपॉर्टेंट है ये। आपसे पूछा गया है कि मृदा उर्वरता आधार निम्न होगा जब नाइट्रोजन की मात्रा मृदा में होगी। तो देखो ये अच्छे से समझ लो आप। जब मात्रा 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम होगी तब क्या होगा? तब होगी निम्न होगी। ठीक है ना। जब मात्रा 250 से 500 किलोग्राम होगी मृदा में तब क्या होगा? मध्यम होगा। और जब मात्रा ग्रेटर देन 500 होगी तब क्या होगा? उच्च। समझ गए कि नहीं? मृदा उर्वरता आधार का मतलब ये है कि मृदा में जो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जा रही है, जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कितनी है। अगर मृदा में 250 किलोग्राम से कम नाइट्रोजन की मात्रा पाई जा रही है तो वो मृदा निम्न की कैटेगरी में आएगा। मृदा का आधार क्या होगा? निम्न मृदा होगी। ठीक है ना। अगर 250 से 500 किलोग्राम है तो वो मध्यम की कैटेगरी में जाएगी। अगर ग्रेटर देन 500 किलोग्राम है तो वो उच्च की श्रेणी में जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको बढ़िया से याद कर लेना आप। अगला क्वेश्चन, पौधों में स्टोमेटा का संचालन किस तत्व के द्वारा होता है या कौन सा तत्व निर्धारित करता है? बात करी जाएगी स्टोमेटा के बारे में। तो पौधों में स्टोमेटा का संचालन जो है, स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग है ना, बंद और खोलने का कार्य कौन करता है भैया? पोटेशियम करता है। पोटेशियम जो है रंध्रों के खुलने और बंद होने में सहायता करता है। तो पोटेशियम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पौधे की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव कौन सा है? जो प्लांट है उसकी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति को बनाने में कौन सा तत्व सहायता करता है? तो जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनी होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनी होती है। तो यहाँ पे कैल्शियम करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट होगा? कैल्शियम। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यूरिया के स्थानांतरण में कौन सा एंजाइम शामिल है? तो यूरिया के स्थानांतरण में जो एंजाइम शामिल है वो यूरिएज। यूरिया के रूपांतरण में जो एंजाइम शामिल है उसका नाम है यूरिएज। आगे आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी, अगर आप बेहतरीन तरीके से एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी ने जो है कंप्लीट नोट्स और प्रिपेयर हमारी टीम ने तैयार कर लिए हैं। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर नोट्स हैं, बहुत ही सेलेक्टेड नोट्स हैं। इसमें आपको 10 ईयर के मतलब 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर के। साथ ही साथ आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा आपको। ये सब कुछ आपको 499 रुपये में मिल जाएगा। दिए गए नंबर पर आप जो है फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट कर देंगे और आपको जो है कंटेंट वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप जो है इस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है और इसी नंबर पे फ़ोनपे चालू है। तो आप लोग ज़रूर कोर्स से जुड़िए। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, लगभग 400 बच्चे, जो कि रिजल्ट बोलता है रिजल्ट बहुत बेहतरीन आपका आएगा। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मंद विमुक्त नाइट्रोजन उर्वरक है?
कहने का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग और द स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, धीरे धीरे नत्रजन को मुक्त करने वाला, धीरे धीरे नत्रजन को रिलीज करने वाले कौन से? तो सल्फर लेपिड यूरिया या नीम लेपिड यूरिया, या दोनों, या कोई नहीं। तो ये दोनों ही क्या होते हैं? स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं, सल्फर कोटेड और नीम कोटेड। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग। आवश्यक पादप पोषक तत्व कितने हैं? कुल आवश्यक पादप पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो प्रेजेंट समय पे कितनी संख्या है? 17 है। कितनी है भैया? 17 है। और जो 17वां तत्व जोड़ा गया उसका नाम है निकिल। तो वर्तमान में आवश्यक पादप पोषक तत्वों की संख्या 17 है। 17वां जो पोषक तत्व है उसका नाम है निकिल, और इसकी खोज करी गई थी 1987 में। और खोज किसने की थी? तो ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी, निकिल की। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं लेकिन लाभदायक है? कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं है लेकिन लाभदायक है? तो देखो, नाइट्रोजन, कॉपर, क्लोरीन, ये कैसे? ये आवश्यक तत्व की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो सेलेनियम है ये क्या? ये लाभदायक तत्व है। सेलेनियम के अतिरिक्त जैसे वेनेडियम हुआ, है ना, सोडियम हुआ, है ना, कोबाल्ट हुआ, वेनेडियम, सोडियम, कोबाल्ट, है ना, वेनेडियम, सोडियम, कोबाल्ट, सेलेनियम, ये सब कैसे हैं? ये सारे के सारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट हैं, लाभकारी तत्व हैं। आवश्यक तत्व ये नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस खली में अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? तो ध्यान रहे, जो अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा मूंगफली की खली में पाई जाती है 7.3%। लेकिन अगर हमसे पूछे कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा किसकी खली में पाई जाती है, तो बताना आपको कुसुम। कुसुम की खली में जो है 7.9% के आसपास क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन की मात्रा। तो सबसे ज्यादा खलियों में नाइट्रोजन की मात्रा कुसुम में, इसके बाद मूंगफली में। लेकिन अधिकांश क्वेश्चन मूंगफली का ही पूछता है, आपको याद रहना चाहिए। आगे प्रश्न है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश किस वर्ष से प्रभावी हुए? बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर केम इनटू फोर्स इन ईयर। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर केम इनटू फोर्स। देखो, इसके बारे में आप जो लोग जानकारी करना, जो ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर एक्ट है, जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर यानी उर्वरक नियंत्रण आदेश, ये बना किस वर्ष? बना था सर 1955 में। पारित कब हुआ? तो पारित हुआ ये 1957 में। और पूछे कि लागू कब हुआ, तो बताएंगे आप 1985। क्या समझे? अगर हमसे पूछे कि फर्टिलाइजर कंट्रोल जो ऑर्डर है ये कब बना? 1955 में बना। पारित कब हुआ? 1957 में। और लागू कब हुआ? तो 1985 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सामान्यतः सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक होती है। बहुत और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। इन जनरल अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट इज मोर इन, यानी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है इनकी जो अवेलेबिलिटी मोर है वो किस मृदा में ज़्यादा देखने को मिलती है? किस पीएच पर ज़्यादा देखने को मिलती है? उदासीन पीएच पर, क्षारीय पीएच पर, अम्लीय पीएच पर? तो बढ़िया से इसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे देखो, उदासीन की बात करी जाएगी तो फास्फोरस और बोरान, ठीक है ना। अगर क्षारीय की हमसे बात करेगा, क्या अगर हमसे बात करें कि क्षारीय पीएच में किन तत्वों की उपलब्धता ज़्यादा होती है, तो क्षारीय में देखो आप, एक तो मॉलिब्डेनम है, ठीक है ना, एक नाइट्रोजन है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और सल्फर। मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनकी जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है, ये क्षारीय पीएच में ज़्यादा होती है। उदासीन में फास्फोरस और बोरान की होती है। क्लियर। अब सर अम्लीय में किनकी अधिकता ज़्यादा होती है? तो अम्लीय में क्या होगा भैया? एल्युमिनियम की अधिकता ज़्यादा होगी, ठीक है ना, एफई की ज़्यादा होगी, एमएन की होगी, कॉपर की होगी, है ना,
तो Al है, Fe है, Mn है, कॉपर है, जिंक है, इनकी अधिकता अम्लीय मृदा में ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो बढ़िया से इसको याद कर लेना, पूरे हमने क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर दिया है बढ़िया से। आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ से। जैव में से उर्वरक, कार्बनिक उर्वरक तथा तेल निकाली हुई खलियों को किस वर्ष जो है शामिल किया गया? इन विच ईयर बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड केक इंक्लूडेड अंडर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर? तो 1985 में ही इंक्लूड किया था। ठीक है। आगे प्रश्न है कि गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? तो गोबर की खाद जो है इसमें 0.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। 0.25% इसमें क्या होता है? इसमें होता है ये फास्फोरस, है ना। और नाइट्रोजन की मात्रा भी कितनी पाई जाती है? नाइट्रोजन और पोटेशियम, देखो समझ लो, नाइट्रोजन और पोटेशियम की मात्रा तो गोबर की खाद में 0.5% पाई जाती है। नाइट्रोजन और पोटेशियम यानी पोटास की मात्रा तो 0.5% पाई जाती है, लेकिन जो फास्फोरस है ये 0.25% पाया जाता है। नाइट्रोजन याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोजिट मेथड? कंपोस्टिंग मेथड, माफ कीजिएगा, कंपोजिट नहीं, कंपोस्टिंग मेथड, यानी कंपोस्ट बनाने की विधि कौन सी नहीं है? कंपोस्ट बनाने की जो विधियां वो कौन कौन सी हैं? एक होती इंदौर विधि, एक होती बंगलौर विधि, एक है कोयम्बटूर विधि। लेकिन प्यारे बच्चों जेल डाल विधि नहीं है। जेल डाल विधि से क्या करते हैं? जेल डाल विधि से जो है मृदा में कुल नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। मृदा में कुल नाइट्रोजन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? जेल डाल परीक्षण। मृदा में कुल नाइट्रोजन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? जेल डाल परीक्षण करते हैं। लेकिन हमसे तो पूछा गया था कंपोस्ट बनाने की विधि नहीं है, तो यही तो हमारा उत्तर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जेल डाल विधि। ठीक है। आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि इंदौर विधि को किसने बनाया? तो आपको बताना अल्बर्ट हावर्ड ने। क्या ना? इंदौर, अल्बर्ट हावर्ड। अल्बर्ट हावर्ड ने इंदौर विधि का विकास किया। और बंगलौर विधि का विकास किया CN आचार्य ने। बंगलौर विधि का विकास किसने किया? CN आचार्य ने किया था बंगलौर विधि का विकास। कंपोस्ट बनाने की विधियां हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिप्सम में कितने प्रतिशत सल्फर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, जिप्सम का प्रयोग कहाँ करते हैं? क्षारीय मृदा के सुधार में करते हैं, जो लबड़ी क्षारीय मृदा होती है उसके सुधार में करते हैं। दूसरी बात, जिप्सम में 18.6% क्या पाया जाता है? सल्फर। और जिप्सम में जो कैल्शियम है उसकी मात्रा 29% पाई जाती है। ध्यान रहे, जिप्सम में 29% कैल्शियम और 18.6% सल्फर। और क्षारीय मृदा में इसका प्रयोग करते हैं क्षारीय मृदा के सुधार के लिए। ध्यान रहे, जिप्सम का उपयोग मूंगफली में किया जाता है। जिप्सम का उपयोग मूंगफली की क्रॉप में किया जाता है। जिप्सम से लाभ क्या होता है? मूंगफली में जैसे एक कैल्शियम तत्व है और एक होता है सल्फर। तो सल्फर क्या करता है? ऑयल यानी तेल की मात्रा को बढ़ा देता है। जो सल्फर है ये तो ऑयल यानी तेल की मात्रा को बढ़ा देता है। और कैल्शियम क्या है? कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक है। जो सेल बाल है उसके निर्माण में सहायता करता है। कौन? कैल्शियम। ये पॉइंट आपको आने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरा वीडियो बढ़िया से देखना, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। भागने से कुछ नहीं है, ऐसे नहीं कि जैसे दूसरे लोगों की तरह। हाँ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा आयनम का अवयव है? हरी खाद, गोबर की खाद, जैव उर्वरक। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी अच्छे से किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आयनियम का अवयव है? हरी खाद, गोबर की खाद, जैव उर्वरक या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। देखो आईएनएम का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। आईएनएम का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है समन्वित तरीके से सब पोषक तत्वों को देना। जैसे पहले आप जैविक दे लो, है ना, थोड़ी मात्रा में आप रासायनिक का भी प्रयोग कर सकते हो। मतलब इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं आईएनएम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मृदा उत्पादकता का आधार है। तो मृदा उत्पादकता का आधार तो क्या होगा? मृदा उर्वरता। देखो मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। ठीक है ना। जैसे इसके बारे में बोला जाता है कि ऑल प्रोडक्टिव सॉइल आर फर्टाइल। मतलब जो उत्पादक मृदा है
वो निश्चित ही क्या होगी, उर्वर होगी। भाई जिसमें उत्पादन बढ़िया मिला है, जो बढ़िया उत्पादन दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मृदा उर्वर होगी। तो इसीलिए कहते हैं ऑल प्रोडक्टिव सॉइल आर फर्टाइल बट ऑल फर्टाइल सॉइल आर नॉट प्रोडक्टिव। ऑल प्रोडक्टिव सॉइल आर फर्टाइल बट ऑल फर्टाइल सॉइल आर नॉट प्रोडक्टिव। जरूरी नहीं कि सभी फर्टाइल भूमियां उर्वर ही हों, जरूरी नहीं कि सभी फर्टाइल भूमियां उत्पादक ही हों। समझ पाए कि नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कृषि रसायन का जो पिता है, जो कृषि रसायन विज्ञान के फादर है, कौन है भैया? ये हैं हमारे जस्टिस वॉन लेविन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उर्वरक जिसमें केवल एक पोषक तत्व पाया जाता है। फर्टिलाइजर विच कंटेन ओनली वन मेजर न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड स्ट्रेट फर्टिलाइजर। ऐसे उर्वरक जिसमें केवल और केवल एक तत्व पाया जाता है उसको बोलते हैं क्या? स्ट्रेट यानी सरल फर्टिलाइजर। जैसे जैसे यूरिया, इसका बेस्ट एग्जांपल है यूरिया। यूरिया में केवल एक ही चीज़ पाई जाती है, 46% क्या है? नाइट्रोजन। इसके अलावा यूरिया में दूसरा कोई तत्व नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो उर्वरक होते हैं उसको बोलते हैं सरल उर्वरक यानी स्ट्रेट फर्टिलाइजर। अब सर मिश्रित उर्वरक क्या होते हैं? देखो मिश्रित उर्वरक वो होते हैं जिसमें दो या फिर दो से अधिक तत्व पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे डीएपी। डीएपी किसका एग्जाम्पल है? कॉम्प्लेक्स यानी मिश्रित उर्वरक का। तो डीएपी में 18% तो क्या है? नाइट्रोजन है, और 46% क्या है? तो P2O5 यानी फास्फोरस है। तो ये आता है कॉम्प्लेक्स यानी मिश्रित उर्वरक के कैटेगरी में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एमाइड उर्वरक का उदाहरण है? देखो एमाइड की बात करी जा रही है हमसे, किसकी? एमाइड। तो एमाइड में दो आते हैं, यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड में क्या है? 21% भैया क्या है? नाइट्रोजन है। 21% नाइट्रोजन है किसमें? कैल्शियम साइनेमाइड में। यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, कैल्शियम साइनेमाइड में 21% नाइट्रोजन है। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे आने चाहिए अच्छे से, और ये एमाइड उर्वरक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गन्ने का पहला ब्लाइट जो विकार है वो किस तत्व की कमी से होता है? तो ये मैग्नीज की कमी से होता है, Mn की कमी से। ठीक है ना? देखो मटर का मार्स स्पॉट, किसका मैंने बोला? मार्स स्पॉट किसका भैया? मटर का मार्स स्पॉट हो गया। और ग्रे स्पेक ऑफ ओट, ग्रे स्पेक ऑफ ओट, ओट का मतलब होता है जई। ग्रे स्पेक ऑफ ओट मतलब जई की जो है ग्रे स्पेक बीमारी, जई की ग्रे स्पेक बीमारी, मटर का मार्स स्पॉट और गन्ने का पहला ब्लाइट, ये तीनों डिजीज जो हैं मैग्नीज तत्व की कमी से होते हैं, याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जल विलेय फास्फोरस उर्वरक है। फास्फोरस उर्वरक जो जल में विलेय है, याद रखना। जल विलेय उर्वरक जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? फास्फेटिक में एसएसपी है, डीएसपी है, टीएसपी है ना? एसएसपी, डीएसपी, टीएसपी, है ना? और मोनो अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, ये सब क्या है? जल विलेय फास्फोरस उर्वरक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट हो जाएगा भैया क्या? सिंगल सुपर फास्फेट। और भी बातें हैं जो आपको समझाई जा सकती हैं, जैसे जो एसएसपी है, एसएसपी में 16% क्या है? P2O5 है। 12% क्या है? सल्फर है। 19.5% क्या है एसएसपी में? तो कैल्शियम है। भारत में सबसे पहले जो उर्वरक बनाया गया था उसका नाम क्या था? एसएसपी। और कब बनाया गया था? 1912 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1912 में। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको कवर करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान खाद किस उर्वरक को कहते हैं? किस उर्वरक को किसान खाद के रूप में जानते हैं? तो किसान खाद के रूप में किसको जानते हैं भैया? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसमें 25% पाई जाती है नाइट्रोजन, ध्यान रखना। और ये उदासीन है, इसका प्रकृति कैसी है? उदासीन है, मीन्स नेचुरल है। इसको सोना खाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि एकमात्र ऐसा उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन, अमोनिकल प्लस नाइट्रेट
दोनों के रूप में पाई जाती है। तो आप बताएं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, क्यों? क्योंकि अमोनियम का मतलब अमोनिया से है, नाइट्रेट का मतलब नाइट्रेट से, उसमें लिखा ही है। तो अच्छे से प्रश्न याद कर लेना, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मक्का की सफेद कलिका जो बीमारी है, जो विकार है, वो किस तत्व की कमी से देखने को मिलता है? जिंक की कमी से। जिंक की कमी से अमरूद में एक विकार होता है जिसका नाम है ब्रॉन्जिंग, ठीक है ना। ब्रॉन्जिंग जो है जिंक तत्व की कमी से होता है। तो मक्का की सफेद कलिका भी जिंक की कमी से। जिंक की कमी से धान की खैरा बीमारी भी होती है। धान की जो खैरा डिजीज है वो भी जिंक की कमी से होता है। और जो नींबू वर्गी फ्रूट्स होते हैं, जो नींबू वर्गी फ्रूट्स होते हैं, उसमें जो मोटेल लीफ है, कौन सी, जो मोटेल लीफ है, ये विकार भी किसी कारण होता है? जिंक तत्व की कमी से। ये सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे प्रश्न बताना है आपको, फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। आगे प्रश्न है कि उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश के अनुसार यूरिया में कितने प्रतिशत बायोरेट होना चाहिए? तो देखो मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 1.5%। इससे अधिक बायोरेट की मात्रा नहीं होनी चाहिए, फिर तो अगर ज़्यादा होगी तो फसल के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लेस देन 1.5%, लेस देन 1.5%। आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे, डीएपी में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? डीएपी में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? तो 46% तो क्या होता है यार? फास्फोरस होता है। 46% क्या होता है? फास्फोरस। और जो नाइट्रोजन है वो 18% होती है, याद रहेगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाइट्रोजिनेज एंजाइम का आवश्यक अवयव है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाइट्रोजिनेज एंजाइम का आवश्यक अवयव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया क्या? इसका आंसर हो जाएगा मॉलिब्डेनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉलिब्डेनम, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा इसका मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, मॉलिब्डेनम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की बात करी जाए तो मॉलिब्डेनम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अवयव है? तो देखो नाइट्रोजन से क्या होता है? मुख्य रूप से नाइट्रोजन ने काम किया प्रोटीन बनाना। जो पौधा है उसमें दाने में प्रोटीन वगैरह बनाने का काम किसका है? नाइट्रोजन का है। बाकी अगर बात करी जाए क्लोरोफिल, प्रोटीन, एंजाइम्स, तो इन सभी का काम सही है यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों इसका डी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। क्योंकि नाइट्रोजन क्लोरोफिल के निर्माण में सहायता करता है, गहरा हरा रंग प्रोवाइड कराता है, गहरा हरा रंग। अब जो एंजाइम हैं, एंजाइम मूलतः होते क्या? तो प्रोटीन ही तो होते हैं। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी ऑप्शंस करेक्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, वो प्रक्रिया जो कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलती है उसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर मिनरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। खनिजीकरण में क्या होता है? जो कार्बनिक नाइट्रोजन है वो अकार्बनिक नाइट्रोजन में चेंज हो जाती है, बस इसी क्रिया को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। लेकिन सर ये चेंज होती कैसे है? तो इस चेंज होने के लिए 3 क्रियाएं होती हैं। नंबर 1 एमिजेशन, आपने पढ़ा होगा एमिजेशन, आपने पढ़ा होगा एमिजेशन। एक आपने पढ़ा होगा अमोनिफिकेशन, और एक होता है नाइट्रिफिकेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। और खनिजीकरण की जस्ट अपोजिट क्रिया कौन सी होती है? इमोबिलाइजेशन, मतलब स्थिरीकरण। अगर आपसे पूछा जाए कि खनिजीकरण की जस्ट विपरीत क्रिया कौन सी है, तो वो है इमोबिलाइजेशन, मतलब स्थिरीकरण। अब इसमें क्या होता है? इसमें उल्टा काम होता है, अकार्बनिक नाइट्रोजन को चेंज करेगा कार्बनिक नाइट्रोजन में, बस इसी क्रिया को बोल देते हैं इमोबिलाइजेशन यानी स्थिरीकरण। याद रहेगा पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाइट्रीकरण क्रिया में अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में कौन जीवाणु शामिल हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रीकरण क्रिया में अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने वाले कौन सा जीवाणु है? तो देखो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जैसे हमारी जो ये है, जो नाइट्रोजन है अमोनिकल फॉर्म में है, ये टूटेगी किस में? ये टूटेगी सर नाइट्राइट में। और नाइट्राइट के बाद में किसके बाद टूटेगी? नाइट्रेट में। अच्छे से याद कर लेना। अब यहां पर जो जीवाणु काम करेगा, अब अमोनिकल से, ये अमोनिकल है, अमोनिकल से नाइट्राइट में बनने में जो जीवाणु काम करता है उसको बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास।
उसे क्या बोलेंगे? नाइट्रोसोमोनास, ठीक है ना। और नाइट्राइट से नाइट्रेट में जब चेंज होगा तब क्या होगा? तब होगा यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर, तब यहाँ पे होगा नाइट्रोबैक्टर। तो ये पूरी प्रोसेस है, इसको याद कर लेना आप। जैसे अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन है, और ये जब नाइट्राइट में चेंज होगी तब जीवाणु काम करेगा नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट से जब चेंज होगी नाइट्रेट में तब जीवाणु काम करेगा नाइट्रोबैक्टर। और ये संपूर्ण क्रिया क्या कहलाती है? यही संपूर्ण क्रिया कहलाती है नाइट्रीकरण। ये संपूर्ण जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं नाइट्रीकरण। अगला प्रश्न, खनिजीकरण क्रिया किस CN अनुपात पर होती है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो खनिजीकरण क्रिया है किस CN अनुपात पर होती है? तो जब CN रेशियो होगा <20:1, जब CN रेशियो होगा <20:1, तब क्रिया कौन सी होगी? तब होगी खनिजीकरण क्रिया। कौन सी होगी? खनिजीकरण क्रिया होगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, <20:1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पादप पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था ऑर्नन एंड स्टाउट ने, 1939 में दिया था। ध्यान रहे, ऑर्नन एंड स्टाउट ने एक तत्व है जिसका नाम है मॉलिब्डेनम। इसकी खोज भी किसने करी थी? इसकी खोज भी करी थी ऑर्नन व स्टाउट ने, ठीक है ना। निकोलस ने क्या किया था? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रन टर्म दिया था। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट टर्म किसने दिया था? निकोलस ने, ठीक है ना। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट क्या होते हैं? जिनकी आवश्यकता पौधे को 1 ppm से कम होती है। पौधे को जिनकी आवश्यकता 1 ppm से कम होती है उसको बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट। और अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट जो टर्म दिया था वो दिया था निकोलस ने। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट जो एलिमेंट है वो कौन कौन से होते हैं? तो मॉलिब्डेनम और कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम और कोबाल्ट अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं। अगला प्रश्न, पौधे के संरचनात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं? प्लांट का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में कौन से तत्व सहायता करते हैं? तो कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। अगला प्रश्न, पौधे में आयन अवशोषण का कैरियर हाइपोथेसिस किसने दिया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दिया था एप्स्टीन ने दिया था। ऑप्शन इसका बी राइट है। देखो, ग्रिस ने क्या किया था? ग्रिस ने तो खोज करी थी लोहा की। लोहा की खोज किसने करी थी? ग्रिस ने करी थी। ब्राउन ने क्या किया था? ब्राउन ने निकेल तत्व की खोज करी थी 1987 में। अब जो निकोलस हैं, अभी बताया मैंने, इन्होंने क्या किया? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट टर्म दिया था। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट टर्म किसने दिया था? निकोलस ने। तो यहाँ पे एप्स्टीन राइट आंसर हो जाएगा। जो कैरियर हाइपोथेसिस थ्योरी है ये किसने दी थी? एप्स्टीन ने दी थी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में अपटेक करते हैं? तो ये करते हैं अमोनिकल और नाइट्रेट दोनों फॉर्म में। मेनली जो अधिकांशता है, जो मेनली नाइट्रोजन का जो अपटेक करते हैं प्लांट, वो करते हैं नाइट्रेट फॉर्म में। ज़्यादातर पौधे किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट फॉर्म के रूप में। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं, जैसे धान और आलू। धान और आलू की जो क्रॉप्स होती हैं ये अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को अपटेक करती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधे में लौह तत्व की खोज की किसने की? पौधे में लौह तत्व की खोज करी थी ग्रिस ने। डी सैसुरे ने इसने तो नाइट्रोजन की खोज करी थी। नाइट्रोजन की खोज किसने करी थी? डी सैसुरे ने। और इन्होंने जो है ऑक्सीजन की भी खोज का जो श्रेय है इनको ही जाता है, तो ये बात आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व पौधे में अत्यधिक गतिशील होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व पौधे में अत्यधिक गतिशील की बात करी जा रही? देखो, हाईली मोबाइल इन प्लांट, इनको हम बांट लेते हैं 4 भागों में। एक है हाईली, एक है मॉडरेटली, मतलब मध्यम। इसका हाईली का मतलब अत्यधिक, अधिक होता अत्यधिक। मॉडरेटली का मतलब होता मध्यम, है ना। इसके बाद होता लेस, मतलब कम। और एक हो जाएगा इमोबाइल, मतलब अगतिशील।
अगतिशील, जो प्लांट में गतिशील हैं ही नहीं। तो देखो हाईली में अपन आएगा क्या, जो अत्यधिक पौधे में गतिशील है, बहुत जल्दी घुल जाते हैं पौधे में, वो कौन कौन से हैं? एक तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटास। जो एनपीके हैं ये हाईली मोबाइल होते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी घुल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देखो, हाईली मोबाइल पूछा गया था, हाईली मोबाइल, तो हाईली मोबाइल में 3 आते हैं एनपीके, अत्यधिक गतिशील होते हैं पौधे में। मॉडरेटली मतलब मध्यम की बात करी जाएगी तो जिंक है, मध्यम की बात करी जाएगी तो कौन सा भैया, जिंक है। अच्छा, अब अगतिशील की बात करी जाएगी तो कौन कौन से, कैल्शियम और बोरान। कैल्शियम और बोरान दो तत्व तो ऐसे हैं जो क्या है, पौधों में अगतिशील हैं, पौधों में क्या है, अगतिशील हैं। ये बात आप याद रखना। और बाकी यहाँ पे जो बचेगा Mn है, कॉपर है, Fe, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो आप लोग इस टेबल को बढ़िया से याद कर लेना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, कैल्शियम तत्व की कमी के लक्षण पौधे के किस भाग में दिखाई देते हैं? तो देखो इसको बढ़िया से देखो आप, जैसे यहाँ पे देखना आप, पुरानी पत्तियों पर किसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं? एन, पी, के, एम जी और एमओ। एन, पी, के, एम जी और एमओ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम, इन तत्वों की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों यानी ओल्ड लीव्स पर देखने को मिलते हैं। अब नई पत्तियों पर किसके मिलेंगे? देखो नई पत्तियों पर किसके किसके मिलेंगे? Mn, कॉपर, Fe, सल्फर, है ना। Mn है, कॉपर है, Fe है, सल्फर, इनकी कमी के लक्षण कहाँ पे देखने को मिलेंगे? नई पत्तियों पर। अब नई व पुरानी दोनों प्रकार की पत्तियों पर किसके देखने को मिलेंगे? तो ये देखने को मिलेंगे जिंक। जिंक तत्व की कमी के लक्षण नई प्लस पुरानी दोनों प्रकार की पत्तियों पर दिखाई पड़ सकते हैं। अब हमसे पूछा था शीर्ष कलिका पर, तो शीर्ष कलिका पर कैल्शियम और बोरान, दो तत्व ऐसे हैं कैल्शियम और बोरान, इनकी कमी के लक्षण शीर्ष कलिका बोले तो टर्मिनल बड पर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक पादप पोषक तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रेंट? तो द्वितीयक में कौन कौन से आते हैं? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये 3 तत्व हैं जो द्वितीयक प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अगला प्रश्न, म्यूरेट ऑफ पोटाश में कितने प्रतिशत पोटाश पाया जाता है? तो म्यूरेट ऑफ पोटाश को बोलते हैं केसीएल मीन्स पोटेशियम क्लोराइड, और इसमें 60% पोटाश देखने को मिलता है, जबकि सल्फेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम सल्फेट में कितना है? 50%। अगला प्रश्न है, जब पौधों में आयनों का परिवहन वैद्युत रासायनिक विभवांतर के साथ होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, महुआ की खली में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन देखने को मिलती है? तो 2.5%। 2.5% नाइट्रोजन देखने को मिलती है महुआ की खली में, ठीक है ना। और 5.5 किसमें देखने को मिलेगी? सरसों की खली में। और 7.5 के आसपास ये देखने को मिलेगी मूंगफली में। मूंगफली में कितनी देखने को मिलेगी? 7.5, 5.5 सरसों में, और महुआ की खली में जो नाइट्रोजन है वो कितनी है? 2.5%, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पोषक तत्व आयन का मृदा से पौधे की जड़ों तक संचार किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आयन टेक्स प्लेस फ्रॉम सॉइल टू प्लांट रूट्स बाय विच प्रोसेस? इसको बोलते हैं डिफ्यूजन यानी विसरण। विसरण यानी डिफ्यूजन यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न, मध्यम मृदा उर्वरता के लिए मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए। तो पूरा टेबल लेके आए बढ़िया से, इसको देखिए आप। क्या प्रश्न है? फॉर मीडियम सॉइल फर्टिलिटी लेवल द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन सॉइल शुड बी, यानी जो मृदा है ना, उसमें कार्बनिक पदार्थ की कितनी मात्रा पाई जाएगी, जो किस कैटेगरी में आएगी? अगर मात्रा लेस देन 0.5% से कम है, अगर मृदा में ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा लेस देन 0.5% है, 0.5% से कम है, तो किस कैटेगरी में आएगी? तो वो निम्न की कैटेगरी में आएगी। अगर 0.5 से 0.7% है तो किस कैटेगरी में आएगी? मध्यम की आएगी।
अगर ग्रेटर देन मतलब 0.75% से अधिक है मृदा में क्या ऑर्गेनिक मैटर, तो वो उच्च की श्रेणी में आएगी। तो ये तीनों बातें आप अच्छे से याद कर लेना। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन आपको तीनों के बारे में जानकारी बढ़िया से याद कर लेनी है। कौन सा तत्व पौधे में गतिहीन है? देखो आ गया वही बात, कौन सा तत्व पौधे में गतिहीन है मतलब अगतिशील है। तो पौधों में अगतिशील कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम और बोरान होता है। देखो बोरान दिया गया तो बोरान राइट हो जाएगा। तो पौधों में अगतिशील पोषक तत्व कौन सा है? पौधों में तो कैल्शियम और बोरान है, लेकिन मृदा में अगर बात करी जाए तो मृदा में जो अगतिशील पोषक तत्व हैं वो फास्फोरस और जिंक हैं। इनको याद कर लेना आप। अगला प्रश्न है, गेहूं में पादप ऊतक परीक्षण के लिए कौन सी पत्ती नमूने के रूप में इस्तेमाल करी जाती है? तो इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से थर्ड लीफ फ्रॉम टॉप होना चाहिए, ऊपर से तीसरी पत्ती। देख लीजिएगा आप लोग, यही होना चाहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पौधे पोषक तत्वों को किस रूप में ग्रहण करते हैं? देखो गेहूं की बात करी गई है, थोड़ा सा बेटा इसमें डाउट है फ्लैग लीफ और इसमें तो एक बार चेक कर लेना जिसको भी आता हो इस प्रश्न को राइट आंसर, ठीक है। पौधे पोषक तत्वों किस रूप में लेते हैं? तो भैया आयनिक फॉर्म में लेते हैं पोषक तत्वों को, ठीक है ना जी। अगला प्रश्न, आलू किस पोषक तत्व के लिए सूचक पौधे के रूप में जाने जाते हैं? तो पोटेशियम की कमी की जो लक्षण है, या पोटेशियम बहुत हाईली मात्रा में इनको चाहिए ताकि क्वालिटी अच्छी बने ट्यूबर की, इसलिए पोटेशियम यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो डी के दास का मतलब क्या हुआ? दिलीप कुमार दास। यानी इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई? डी के दास के द्वारा। अगला प्रश्न, मृदा उर्वरता मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाती है? पौधों में पोषक तत्व की कमी के लक्षण, रासायनिक मृदा परीक्षण, जैविक परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर सॉइल फर्टिलिटी एवेल्युएशन, मतलब मृदा उर्वर है या फिर नहीं है, इसका मूल्यांकन करने के लिए कौन कौन सी बातें जरूरी हैं। तो क्या होगा, तो पौधे में पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखेंगे तभी तो हम समझेंगे कि किसी पौधे में किसी, मान लो कोई पौधा है उसमें किसी तत्व की कमी के लक्षण हमें दिखाई दिए तभी तो हम जानेंगे कि मृदा में इस तत्व की कमी है। तो बिल्कुल बात सही है। आप इसके लिए रासायनिक मृदा परीक्षण भी करा सकते हैं, केमिकल सॉइल टेस्ट करा सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग के द्वारा भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि मृदा में किस तत्व की कमी है। आप लोग जो है जैविक टेस्ट भी करा सकते हैं। तो ये सारे बिंदु इंपॉर्टेंट, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, पौधे या मृदा में पोषक तत्व की वह सांद्रता जिसके नीचे पौधा अपना जीवन चक्र ही पूरा नहीं कर सकता, उसे क्या बोलेंगे? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, देखो मैं गलत नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ऑप्शन ए राइट है, लेकिन यहाँ पे जो है डी भी हो सकता है, तो थोड़ा डाउट है। अगर किसी को भी आए तो ये प्रश्न जरूर देख लेना। अगला प्रश्न है कि सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे? तो ये फरीदाबाद में है। सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे? ये फरीदाबाद में है। अगला प्रश्न है कि पौधों की जड़ों के विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? जब हमसे जड़ की बात करी जाएगी हमेशा और हमेशा आंसर फास्फोरस राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि किसके द्वारा विकसित? तो अल्बर्ट हार्वर्ड और बाइडी बार्ड। अल्बर्ट हार्वर्ड और बाइडी बार्ड, अल्बर्ट हार्वर्ड और बाइडी बार्ड के द्वारा जो है इंदौर विधि का विकास किया, जो इंदौर विधि है इसका विकास किया गया। और सीएन जो आचार्य हैं इन्होंने तो बंगलौर विधि का विकास किया, इन्होंने बंगलौर विधि का विकास किया। किसने? सीएन आचार्य ने। सोरेनसन ने भाई पीएच की खोज करी थी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको आने चाहिए। आगे प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में कौन हरी खाद फसल के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है? तो ज्वार का नहीं किया जा सकता, ढैंचा, सनई, बरसी में हरी खाद की फसलें मानी जाती हैं। 23 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी? तो 50 किलोग्राम, ठीक है ना।
सल्फर किस अमीनो एसिड का घटक है, यानी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? तो मेथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन। अगर हमसे पूछे कि अम्लीय अम्लीय अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल कैसे अम्लीय नेचर के होते हैं। जो क्षारीय अमीनो एसिड हैं, जो क्षारीय अमीनो अम्ल वो कौन कौन से होते हैं? लाइसिन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, ये होते हैं क्षारीय प्रवृत्ति के। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो नाइट्रोजन का जो प्राथमिक स्रोत है प्यारे बच्चों, इसमें जो है राइट आंसर होना चाहिए वायुमंडल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रीकरण अवरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर? तो इसमें जो यूज करा जाता है वो एन सर्व का यूज करते हैं। एन सर्व जो क्या है, ये क्या है? एक नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है, एक नाइट्रिफिकेशन अवरोधक है। लास्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित उर्वरक को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? देखो, मिक्स्ड फर्टिलाइजर को बनाने के लिए जो है फर्टिलाइजर का तो यूज होता है, कंडीशनर का भी यूज होता है, फिलर का भी यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये थी पूरे 60 क्वेश्चंस की एक बेहतरीन क्लास। बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। इस वीडियो से आपके एग्जाम में बहुत कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो को अपना शेयर करना, चैनल पर नए को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स टू ऑल, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।